Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. Today we'll be discussing about the last special case in assignment problems, that is maximization assignment problem. So how's it different from rest of the cases? See, till now whatever we have studied in previous videos, whatever examples we have discussed, those all were the cases of minimization assignment problem. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इस तरीके से असाइनमेंट करनी है कि हमारा ओवरऑल मिनिमम टाइम में हमारे सब काम हो जाए या फिर मिनिमम कॉस्ट में हमारे सभी काम हो जाए। तो बेसिकली वो सारी प्रॉब्लम्स मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स थी, बट देयर कैन बी सर्टेन सिचुएशंस जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाए कि हमारे जो सेल्समैन हैं, सेल्स पीपल हैं, उनको हमें इस तरीके से जॉब्स असाइन करनी है या इस तरीके से उनको एरियाज अलॉट करने हैं कि जब वो अपना काम करें तो उससे हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो या मैक्सिमम सेल्स ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है। तो जहां पर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात होगी, वहां पर हमारा केस क्या बन जाएगा? मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? बेसिकली जो हमारा हंगेरियन मेथड है, जो हमने अभी तक किया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम की, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड जो होता है, इसके जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी हमारा जो पूरा प्रोसीजर है, वो बेसिकली किससे डील करता है? इट डील्स विद मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो अब अगर हमारे पास मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वहां पर हम क्या करेंगे? तो मेथड तो हमें यही यूज करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि वॉट एवर प्रॉब्लम इज गिवन टू अस, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में जो प्रॉब्लम गिवन है, फर्स्ट वील हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वील हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, तो उसके बाद वी कैन अप्लाई ऑल द स्टेप्स ऑफ द हंगेरियन मेथड। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? पूरा प्रोसीजर पहले की तरह ही रहेगा, सिर्फ इनिशियली एक स्टेप आपका ऐड हो जाएगा और वो स्टेप क्या है? टू कन्वर्ट योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या होगा? जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, जैसे पहले आपको कॉस्ट गिवन होती थी मिनिमाइजेशन के केस में, टाइम गिवन होता था, जो भी मैट्रिक्स या टेबल बना होता था उसमें टाइम की वैल्यूज, कॉस्ट की वैल्यूज गिवन होती थी। लेकिन मैक्सिमाइजेशन के केस में जैसे आपको सेल्स की वैल्यूज गिवन होंगी, रेवेन्यू की वैल्यूज गिवन होंगी, तो जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का रहेगा, दैट विल बी द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो हम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन करेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में जब हमें कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि हमने तो मिनिमाइजेशन के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज। तो हमें एंड में जाके वापस मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन वाली वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता दो कि हम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा स्टेप है। आपको क्या करना है? जो आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी उनमें से यू हैव टू लोकेट द हाईएस्ट वैल्यू, और उस हाईएस्ट वैल्यूज में से आपने मैट्रिक्स की सभी वैल्यूज को माइनस कर देना है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। उससे क्या होगा? आपका जो मैक्सिमाइजेशन वाला टेबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन वाले टेबल में, और जब वो कन्वर्ट हो गया उसके बाद यूल प्रोसीड एज बिफोर, हंगेरियन मेथड के सभी स्टेप्स। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सी, जहां यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल गिवन है। द एग्जाम्पल इज अ कंपनी प्लान्स टू असाइन 5 salesmen to 5 districts in which it operates. Estimates of sales revenue in thousands of rupees for each salesman in different districts are given in the following table. In your opinion, what should be the placement of the salesman if the objective is to maximize the expected sales revenue? तो क्या करना है? ये प्लेसमेंट ऑफ द सेल्समैन का मतलब है असाइनमेंट। ठीक है, कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेल्समैन एम्प्लॉय करें, राइट? और ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू। जो आपको यहाँ टेबल गिवन है, आपको रोज में गिवन है सेल्समैन S1, S2, S3, S4, S5, और कॉलम वाइज आपको गिवन है डिस्ट्रिक्ट D1, D2, D3, D4 एंड D5। ठीक है, और ये जो आपको बीच में सारी फिगर्स गिवन है, सभी वैल्यूज जो है वो किस में है? यूनिट इज
थाउजेंड ऑफ रुपीज। तो इसका मतलब इफ S1 सेल्समैन S1 इज अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट D1, तो उससे क्या एक्सपेक्टेड है, वो कितनी सेल्स जनरेट करेगा? 40,000 रुपीज। 40 लिखा हुआ है ना, और यूनिट हमारा है थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, तो इसीलिए आपका यूनिट मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, इट इज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ठीक है, तो 40,000 रुपीज इज एक्सपेक्टेड, वो इतनी सेल्स जनरेट करेगा। अगर उसे हम D2 असाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेड है 46,000 रुपीज वो जनरेट करेगा सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से बाकी की भी वैल्यूज गिवन है। तो इसको देखकर हमें क्या समझ आया, दैट दिस इज अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट। तो हमने क्या कहा था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन। लेकिन उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने शुरू में कहा था, जब भी हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी टू चेक कि हमारी जो क्वेश्चन गिवन है, जो प्रॉब्लम है, वो बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस करना है, उसके बाद चेक करना है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी रोज और कॉलम्स बराबर हैं, वी हैव 5 रोज, वी हैव 5 कॉलम्स, तो प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है, तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप आ जाता है कि अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो विल स्टार्ट विद द हंगेरियन मेथड, जो भी उसके स्टेप्स हैं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड ऑल। लेकिन ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हम पहले कन्वर्ट करेंगे इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में, और उसके बाद हंगेरियन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो हमने अभी पिछली थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमें कैसे मैक्सिमाइजेशन टू कन्वर्ट करना है मिनिमाइजेशन में, वी हैव टू लोकेट द बिगेस्ट एलिमेंट, द हाईएस्ट वैल्यू, और उसमें से बाकी सबको माइनस करना है। तो हम फटाफट से देखेंगे कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है और उसमें से हाईएस्ट कौन सी है। 40, 46, 48, फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 49, दो जगह है, यहाँ पर भी है थर्ड रो में, और ये फोर्थ रो में भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसमें से कोई भी चूज कर लें। सो है हाईएस्ट वैल्यू 49, subtract it, subtract all the values, रो कॉलम की नहीं, पूरे मैट्रिक्स की। ठीक है, subtract all the values from 49 for converting maximization to minimization। ठीक है, तो हम फटाफट से ये टेबल यहाँ पर बना लेते हैं। अब टेबल बनाने के लिए आप भी जल्दी साथ साथ ही टेबल बना लीजिए। S1, S2, S3, S4, S5, ये हमारी बन गई रोज, और यहाँ से हमारे कॉलम्स D1, D2, D3, D4, D5। तो फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिए, 49 में से सभी वैल्यूज को माइनस करना है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, राइट, ये भूलना नहीं है। तो पहले रो में क्या आ जाएगा, 49 माइनस 40 इज 9, 49 माइनस 46 3, 49 माइनस 48 1, 49 माइनस 36 13, 49 माइनस 48 1। तो मैं सारी वैल्यूज यहाँ लिखती हूँ, आप साथ साथ कैलकुलेशन करके वैल्यूज मैच कर लीजिए। सेकेंड रो में 1, 17, देन 13, 20, देन 5। थर्ड रो में हमारे पास है, ये तो 49 माइनस 49 जीरो हो जाएगा, 0, देन 14, 8, 11, 4, देन वी हैव 19, 3, 0, 5, 5, then 12, 8, 1, 6, 2। तो ये हमारा बन गया मिनिमाइजेशन वाला टेबल। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने हाईएस्ट वैल्यू लोकेट की और सभी वैल्यूज को उस वैल्यू में से माइनस कर लिया। दिस गिव्स अस इक्विवेलेंट मिनिमाइजेशन टेबल। ठीक है, अब इसके बाद जब मिनिमाइजेशन हो गया, अब इसके बाद हम हंगेरियन मेथड के स्टेप स्टार्ट करेंगे, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड ऑल, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर ये टेबल थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सी, यहाँ पर हमने ये साफ सुथरा टेबल बनाया है। यहाँ पर देखिए, अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, we have to go for row reduction।
और उसके बाद करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो रो रिडक्शन के लिए फटाफट से याद कर लीजिए हमने क्या किया था। रो रिडक्शन के लिए हम हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं और सभी वैल्यूज में से वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हर एक रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट रो में इट्स 1, अगला वाला भी है, कोई एक ले सकते हैं। सेकेंड रो में भी है स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, थर्ड रो में वी हैव 0, फोर्थ रो में भी 0 है और फिफ्थ रो में 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो चलिए फटाफट से हम रो रिडक्शन करते हैं। रो रिडक्शन, यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, आप साथ साथ कैलकुलेशन करते चाहिए। अभी तक वी हैव डन इनफ एग्जांपल्स, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से D1, D2, D3, D4, D5। तो पहले वाले में 1 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी। 9 minus 1 8, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, 13 minus 1 12, 1 minus 1 0। सेकेंड में भी 1 is the smallest element, 1 minus 1 is 0, then 17 minus 1 is 16, then 12, 19 and 5 minus 1 is 4। थर्ड रो में 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो सब में से माइनस करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, सभी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। 0, 14, 8, 11, 4। फोर्थ में भी 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो भी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी माइनस करने पर, तो ये भी सेम रहेंगी। और लास्ट रो में 1 है, तो 1 को माइनस करने पर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 11, 7, 0, 5 एंड 1। ये आ गया हमारा रो रिडक्शन मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, अब इस मैट्रिक्स को हम फर्दर कॉलम रिडक्शन करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं और बाकियों को उसमें से माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा रो रिडक्शन मैट्रिक्स हमने बनाया है, इसमें हम लोकेट कर लेते हैं हर एक कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट। पहले कॉलम में 0 है, दूसरे कॉलम में 2, थर्ड में भी 0 है, फोर्थ में 5 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, कोई भी एक 5 ले सकते हैं, और लास्ट में भी हमारे पास 0 है। तो हम कॉलम रिडक्शन कर लें फटाफट से। कॉलम रिडक्शन, हम वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 और यहाँ से D1, D2, D3, D4, D5। ठीक है, ये हमारे बन गए 5 कॉलम्स। तो पहले कॉलम में तो क्योंकि 0 है, तो ये हमारा कॉलम सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा 0 को माइनस करने पर। 8, 0, 0, 19 एंड 11। उसके बाद 2 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, तो ये 2 को माइनस करना है, सब में से हो जाएगा 0, 14, 12, 1, 7 minus 2 is 5। थर्ड में फिर से 0 है, तो ये सेम रहेगा, 0, 12, 8, 0, 0। फिर फोर्थ में हमारे पास 5 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 12 minus 5 is 7, 19 minus 5 is 14, 11 minus 5 is 6, then 5 minus 5 0 0। लास्ट में फिर से 0 है, तो वैल्यूज विल रिमेन सेम, 0, 4, 4, 5 एंड 1। ये हमारा आ गया कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वी हैव टू कवर ऑल द जीरोस विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। तो चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक रो और कॉलम में हम चेक करते हैं कि हमारी मैक्सिमम जीरोस कहाँ पर है। तो हम चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट रो में वी हैव 3 जीरोस, सेकंड में 1 0, थर्ड में 1, फोर्थ में 2 हैं, फिफ्थ में भी 2 हैं। कॉलम वाइज भी एक बार देख लेते हैं, 3 से ज्यादा जीरोस तो नहीं है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम में 2 जीरोस हैं, उसके बाद 1 है, फिर 3 है, फोर्थ में 2 हैं, फिफ्थ में 1 है। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 ही है। तो हमने पहले रो वाइज चेक किया है, तो हम रो से ही कट करते हैं। फर्स्ट रो में 3 जीरोस, उसके बाद हमारे पास सेकंड और थर्ड रो में एक एक जीरो है, फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में भी 2 है। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड में एक एक है, कॉलम वाइज एक बार चेक कर लेते हैं, एक से ज्यादा जीरोस तो नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए 2 जीरोस हैं, तो हम पहले इसी को करेंगे। ठीक है, इनको कवर करेंगे। अब और कोई जीरो नहीं बचा, राइट। तो हमारे पास ये हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप आता है, वी हैव टू चेक हमारी नंबर ऑफ लाइंस वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बराबर हैं या नहीं। ठीक है, बराबर आए तो ऑप्टिमल असाइनमेंट, नहीं आए तो वी नीड टू मॉडिफाई। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम थोड़ा ठीक से फिर से एक बार लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमने जो पहले लाइंस ड्रॉ की थी, देखिए यहाँ पर
किया था हमने, फोर्थ रो में ड्रॉ की थी, फिफ्थ में उसके बाद ये है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, वी हैव 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने के बाद नंबर ऑफ लाइंस हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो लाइंस कितनी है? 4। रोज कॉलम्स कितने हैं? 5। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है देयरफॉर नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हमें रिवाइज करने की जरूरत है, अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करने की जरूरत है। और मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अनकवर्ड एलिमेंट्स को देखते हैं, उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोकेट करते हैं, सभी वैल्यूज में से उसको माइनस करते हैं, अनकवर्ड वाली। ठीक है, और उसके अलावा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम ऐड करते हैं, और जिस पे सिंगल लाइन है हम उनको नहीं छेड़ते, वो वैसी की वैसी रहती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो हमने 2-3 वीडियोस में डिस्कस की हैं। राइट, तो चलिए हम थोड़ा इसको क्लियरली देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? सेकंड और थर्ड रो में देखिए, 14 12 14 4 12 8 6 4। ये हमारी 8 वैल्यूज हैं जो अनकवर्ड हैं, बाकी सारी की वैल्यूज अनकवर्ड हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। कौन सा है? 4। 2 4 हैं, कोई एक कंसिडर कर लो। तो इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से हम माइनस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर साथ साथ टेबल बनाते हैं और वैल्यूज लिखते हैं, ताकि हम कुछ स्किप ना कर दें। ये आ गई हमारी 5 रोज, उसके बाद आ गई हमारे ये 5 कॉलम्स, D3 D4 D5। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सेकंड और थर्ड में देखिए, सेकंड और थर्ड में ये 8 वैल्यूज हैं, इनमें हमें 4 माइनस करना है। तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 14 माइनस 4 इज 10। यहाँ पर हम साथ साथ लिख लेते हैं। 14 minus 4 is 10, 12 minus 4 is 8, 14 minus 4 is 10, 4 minus 4 is 0। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में हमारे पास 12 8 6 4 है, तो 12 minus 4 is 8, 8 minus 4 is 4, 6 minus 4 2, 4 minus 4 0। ये हमारी आ गई अनकवर्ड वाली वैल्यूज जिसमें हमने चेंजेस किए। उसके बाद हम देखते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कहाँ कहाँ पर है? एक तो ये 8 पहली वैल्यू, उसके बाद ये फोर्थ रो में 19 और फिफ्थ में 11। ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर 2 लाइंस क्रॉस हो रही हैं, बाकी सब पर सिंगल लाइन है। ठीक है, तो जहां पर हमारी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर हम इस मिनिमम एलिमेंट 4 को ऐड करते हैं। तो 8 plus 4 is 12, then 19 plus 4 is 23 and 11 plus 4 is 15। ठीक है, इसके अलावा सब पे सिंगल लाइन है, वो सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 0 0 7 0। सेकेंड रो में ये है 0, थर्ड रो में भी है एक सिंगल वैल्यू ये 0, फोर्थ में है 1 0 0 5, और उसके बाद 5 0 0 1। ठीक है, ये हमने मॉडिफाई कर लिया। अब हमने फिर से चेक करना है ऑप्टिमैलिटी के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस। तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखते हैं कहाँ पर है, और रो और कॉलम में, और फिर जहां पर मैक्सिमम होंगे वहां पर हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए आप भी फटाफट साथ में देखते जाइए। फर्स्ट रो में वी हैव 3 जीरो, सेकंड में 2 हैं, थर्ड में 2 हैं, फोर्थ फिफ्थ में भी 2 हैं। ठीक है, हम कॉलम वाइज भी एक बार देख लें। तो कॉलम वाइज पहले में 2 जीरोस हैं, दूसरे में 1 है, तीसरे में 3 है, फोर्थ में 2 है, फिफ्थ में 3 है। तो मैक्सिमम जीरोस हमारे पास 3 ही हैं। तो हमने रो वाइज स्टार्ट किया था, रो वाइज पहले कट करते हैं। पहली रो हमने काट दी। ठीक है, उसके बाद सेकंड में 2, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में 2 2 जीरोस हैं, और कॉलम वाइज अगर देखें उसमें भी 2 2 जीरोस ही रह गए हैं। फर्स्ट में भी 2 हैं, दूसरे में कुछ नहीं बचा, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में 2 2 जीरोस हैं। तो मतलब सब में ही 2 2 जीरोस हैं, हम ऐसे ही लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
आपने हर बार रो कॉलम चेक करना है, जहां पर मैक्सिमम हो वहां पर ही क्रॉस करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी अब 5 लाइंस ड्रॉ हो गई। इसको हम थोड़ा सा साफ देखते हैं इस टेबल को। सी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। हमने ये पांचों रोज क्रॉस की थी, राइट। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे ऑप्टिमैलिटी कैसे देखते हैं। नंबर ऑफ लाइंस हमारी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बराबर है या नहीं। रोज और कॉलम्स, राइट। नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन है 5, रोज कॉलम्स भी हैं 5। जब इक्वल आ गए देयरफॉर हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं, हमें फर्दर रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टेज पर अब हम असाइनमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के लिए अब हम थोड़ा फिर से साफ टेबल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली हैं। डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बस टफ नहीं है। सिर्फ आपको बहुत केयरफुली देखना है कि हम असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये टेबल हमने फिर से बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं असाइनमेंट्स करनी कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए प्लीज बहुत ध्यान से देखें, सब काम छोड़ के अब पूरा यहीं पर फोकस करें कि हम असाइनमेंट्स करते कैसे हैं, ठीक है। देखिए असाइनमेंट करने के लिए हम देखते हैं किस रो या कॉलम में सिंगल जीरो है। जहां पर सिंगल जीरो होगा हम वहां पर असाइनमेंट कर देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम में बाकी के जीरोस हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 3 जीरोस हैं, यहाँ असाइनमेंट अभी नहीं कर सकते। सेकंड रो में 2 हैं, थर्ड में 2 हैं, फोर्थ और फिफ्थ में भी 2 जीरोस हैं। तो मतलब असाइनमेंट फिलहाल हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हम कॉलम वाइज चेक करें। चलिए फर्स्ट कॉलम में वी हैव 2 जीरोस, सेकंड कॉलम में मिल गया हमें 1 जीरो। चलिए यहाँ पर असाइनमेंट कर दें। सेकेंड कॉलम में असाइनमेंट हो गई। अब देखिए ये S1D2, S1 को सेकेंड वाला डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है। तो S1 को अभी हम और कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं कर सकते, तो इसके रो में अगर कोई जीरोस हैं हम क्रॉस कर देंगे। और अगर D2 वाले कॉलम में कोई जीरो होगा, वैसे नहीं होगा क्योंकि सिंगल जीरो देखकर ही तो हमने अलॉटमेंट की है, तो ये हमारी असाइनमेंट हो गई, ठीक है। तो S1 को D2 अलॉट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में 2 हैं, फोर्थ में भी 2 हैं, फिफ्थ में भी 2 हैं, ठीक है। और रो वाइज एक बार फिर से चेक कर लो हमने, क्योंकि अभी कुछ जीरोस काटे हैं, तो देख लेते हैं कहीं पर सिंगल जीरो तो नहीं बन गया। तो सेकंड में 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ फिफ्थ में भी 2। अब तो हर जगह ही 2 हैं। तो अब क्या करेंगे। अब ये केस क्या बन गया हमारा, मल्टीपल सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्योंकि सिंगल जीरोस हमारे पास नहीं है, सो दिस हैज बिकम द केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ यूनिक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। और ये मल्टीपल सॉल्यूशन वाला केस एक एग्जांपल हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए S1D2 ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा, ये अलॉटमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब चेंजेस कहाँ पर आएंगे, अब हम आते हैं सेकेंड रो पे। कॉलम वाइज अब रहने देते हैं क्योंकि रो वाइज ही चल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन अब S1D2 हम कर चुके हैं और हर एक में क्योंकि हर रो कॉलम में 2 जीरोस ही हैं, तो हम अब अलॉटमेंट करना शुरू करते हैं। देखिए सेकेंड रो में वी हैव 2 जीरोस, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। S1D2 तो फिक्स है। अब S2 को हम D1 दे सकते हैं या फिर हम S2 को D5 दे सकते हैं। हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब अगर हम S2 को D1 देते हैं, चलिए पहले ये असाइनमेंट करके देखें क्या आता है हमारे पास। अगर हम S2 को D1 देते हैं तो एक इसके रो का ये जीरो कट जाएगा और इसके कॉलम का ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम S3 में देखिए सिंगल जीरो आ गया, हम ये अलॉटमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जब हमने S2 को साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे असाइनमेंट, वरना बाद में भूल जाएगा। तो S2 को जब हमने D1 दिया तो हमारे पास S3 को D5 असाइन हो गया, ठीक है। जब अभी हम ये दूसरा केस नहीं कर रहे हैं, पहला ही S2 D1 वाला ही देख रहे हैं। तो अगर S2 को D1 अलॉट किया है, S3 को D5 अलॉट हो गया। अब आगे चलिए S4, यहाँ 2 जीरोस हैं, यहाँ S5 में भी 2 जीरोस हैं। अब फिर क्या करें, ये फर्दर मल्टीपल सॉल्यूशंस का केस बन गया। तो S3 D5 के बाद और दो ऑप्शंस क्या हैं, हम S4 को D3 दें या S4 को D4 दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर हमारे दो केसेस बन गए फर्दर, ठीक है। तो एक बार हम देते हैं S4 को D3। जब हमने S4 को D3 दिया
तो ये इसका रो और इसके कॉलम के ये जीरोस कट जाएंगे और S5 को मिल जाएगा D4। S5 को मिल जाएगा D4। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन, अब मैं इसको थोड़ा इरेज करके हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं क्या बनेगी। अगर हम, दूसरा केस क्या है कि अगर हम S4 को अगर हम D4 असाइन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने S4 को D4 असाइन किया, यहाँ लिख लेते हैं S4 D4। अगर हमने S4 को D4 असाइन किया तो इसका रो और इसके कॉलम के जीरोस कट जाएंगे और S5 को D3 असाइन होगा। ठीक है, तो S5 D3, ये हमारी असाइनमेंट्स हो गई एक साइड वाली। ठीक है, दीज असाइनमेंट्स आर डन। तो हमारे पास ये एक असाइनमेंट्स बन गई। दूसरा केस हमारा बनता है, अब S1 D2 वॉज फिक्स्ड, अगर हम S2 को D5 असाइन करें। अभी तक हमने ये सारी जो असाइनमेंट्स की वो थी S2 को जब हमने D1 असाइन किया। ठीक है, अब ये वाली असाइनमेंट जरा हम हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर चेंजेस करेंगे। हम S1 D2 को नहीं हटा रहे क्योंकि ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो बाकी की असाइनमेंट्स हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर हमने असाइन किया S2 को D5, S2 को हमने असाइन कर दिया D5, तो अब ये इसका रो कॉलम के बाकी जीरोस कट जाएंगे। ठीक है, और S3 में सिंगल जीरो बच गया तो S3 को D1 असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी, ये भी फिक्स्ड है क्योंकि जब हमने S2 D5 किया तो S3 D1 होना है। अब उसके बाद फिर से S4 के पास दो, S5 के पास दो जीरोस, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से मल्टीपल सॉल्यूशंस वाला केस बनेगा। ठीक है, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस फिर से पहले की तरह हम एक बार S4 को D3 देंगे और दूसरी बार S4 को D4 असाइन करेंगे। तो एक केस बन गया हमारा जब हमने S4 को D3 दिया, और दूसरा बन गया जब हमने S4 को D4 दिया। साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो व्हेन वी असाइन S4 टू D3, इसके ये जीरोस कट जाएंगे और S5 को मिल जाएगा D4। ठीक है, S5 को मिल जाएगा D4। और फिर से अब इसको इरेज करके देख लेते हैं। आपको जब एग्जाम में ये सॉल्व करना है तो आपको ये बार बार क्रॉस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, या तो आप पेंसिल से कर लें और यहाँ पर लिखते जाएं। ये लिखना इज इम्पोर्टेंट क्योंकि फाइनली आपको असाइनमेंट्स मेंशन करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ टेबल में सब ना भी शो करें, क्योंकि फिर तो आप टेबल ही बनाते रह जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा इनिशियली दिखा दो, उसके बाद इस तरीके से आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम करते हैं S4 को D4 असाइन। तो S4 को जब D4 असाइन किया, इसके रो कॉलम के जीरोस कट जाएंगे और S5 को मिल जाएगा D3। S5 D3। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी असाइनमेंट्स किस तरीके की हुई। एक तो S1 D2 फिक्स्ड है। ठीक है, तो एक हमारा बनेगा, हम इसको मार्क करके बताते हैं। देखिए, एक हमारा बनेगा, एक असाइनमेंट बनेगी S1 D2, S2 D1, S3 D5, S4 D3 और S5 को D4। ठीक है, दूसरी असाइनमेंट आपकी क्या बनेगी, S1 D2, S2 D1, S3 D5, S4 D4 एंड S5 D3। राइट, तीसरी असाइनमेंट आपकी किस तरीके की बनेगी, किसी और कलर से शो करते हैं। S1 D2, S2 D5, S3 D1, S4 D3, S5 D4। और फोर्थ असाइनमेंट आपकी बनेगी S1 D2, S2 D5, S3 D1, S4 D4, S5 D3। ठीक है, तो टोटल अब आपकी यहाँ पर 4 डिफरेंट असाइनमेंट्स हो गई हैं। ठीक है, तो फिर आपको अब ये भी देखना है लास्ट में कि चारों असाइनमेंट्स में हमें सॉल्यूशन सेम मिलता है या नहीं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम बोलते हैं इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। आप इन चारों में से कोई भी असाइनमेंट करो, आपको हर एक केस में एक जैसी रेवेन्यू या सेल्स यहाँ। तो अब हम इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। देखिए, यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, ये 4 टेबल बनाए हैं, 4 डिफरेंट टाइप की असाइनमेंट्स है ना, तो हमने यहाँ पर 4 टेबल बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वी हैव देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सी, यहाँ पर हमने वही जो 4 डिफरेंट असाइनमेंट्स बताए, ये उसी के 4 टेबल बना रखे हैं और ये सारी असाइनमेंट्स लिखी हैं S1 D2 S2 D1 S3 D5 एंड ऑल। ये 4 डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, आप थोड़ा पॉज करके आगे पीछे देख के मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों वो असाइनमेंट्स हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें सेल्स रेवेन्यू लिखना है। तो लेकिन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हंगेरियन मेथड का, हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके किया था। तो आपको क्योंकि सेल्स की वैल्यूज चाहिए, तो आप वापस जो आपको क्वेश्चन गिवन है आप वहां से वैल्यूज कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो साइड में टेबल बनाया है ये क्वेश्चन वाला ही उठाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि डिफरेंट असाइनमेंट्स, देखिए जैसे एक टेबल में बताती हूँ, बाकी आप मैच कर लीजिए। जैसे पहला टेबल है S1 D2, तो S1 D2 में है 46, वो लिखा हमने यहाँ पर। दूसरे में है S2 D1, वो लिखा हमने यहाँ पर 48। देन S3 D5 45, वो लिखा हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद S4 D3 49, वो लिखा यहाँ पर। देन S5 D4 43, वो 43 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 231, और यूनिट क्या है 1000 रुपीज। ठीक है, 231,000 रुपीज। तो हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, 23,01,000 रुपीज, सॉरी 2,31,000 रुपीज, सॉरी 2,31,000 रुपीज आपका ये सेल्स रेवेन्यू बनेगा। और जब आप बाकियों की भी असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज इस टेबल से देख के इसमें पुट करेंगे और टोटल करेंगे, तो आपको आप देखोगे हर एक केस में 231 ही आंसर आएगा टोटल। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में दो मेथड्स या दो केसेस साइमल्टेनियसली किए हैं। पहला एक तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, दूसरा कौन सा केस है, मल्टीपल सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो with this I hope all the steps in this question are clear and this case of maximization assignment problem is clear. अगर आपको कोई डाउट है अभी भी इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर इज ओवर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, तो उनके साथ प्लीज जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ हम आपकी इजाजत लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस रिसर्च का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, हम नया टॉपिक कोई डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।